अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज देखे थे। उसके कुछ एमसीक्यूज रह गए थे, दो चार ही थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर फिर 7 की तरफ चलेंगे। हमारे पास यहाँ तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू इज 2pq अपॉन p प्लस क्यू। अब है इफ 4, a, 16 आर इन जीपी देन द वैल्यू ऑफ a। तो अगर ये जीपी की वैल्यूज हैं तो ए की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दो ताकि आपको मिडिल वैल्यू मिल जाए। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ए कोमा सॉरी अंडर रूट ए बी। तो ये 4a है और b 16 है, तो 4 16 का होता है 64 और 64 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 8। इसका सही आंसर ये वाला होगा। इसके बाद का जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है आपके पास इफ a कोमा कैपिटल A कोमा B आर इन AP देन 2a इज इक्वल टू। तो AP का जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है a, मिडिल वैल्यू a है तो a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2। तो आपसे पूछा गया 2a, तो ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो एमसीक्यू है वो है इफ ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली देन ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन ए एंड बी। तो ये मैंने ए एम जी एम और एच एम की जब रिलेशंस पढ़ाए थे तो ये बराबर होता है बेसिकली जी स्क्वायर इंटू ए एच। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि इनके रिलेशंस किस तरह से होते हैं, यानी कि ए अपॉन जी बराबर होता है जी अपॉन एच के। ये मेन आपका रिलेशन है इन तीनों का, और इससे सारी कंडीशन बन सकती हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये g इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा और ये a से h मल्टीप्लाई हो जाएगा। और भी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो g अपॉन a और h अपॉन जी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। तो यहाँ तक तो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू से। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है आपका, इसके अंदर क्या मामला हैं वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास सबसे पहला एमसीक्यू द वैल्यू ऑफ NP0 इज। देखो इस तरह के एमसीक्यूज में ना आपके पास कैलकुलेटर अगर होगा तो मजे से सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की शॉर्टकट ट्रिक यानी कि किस तरह से कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं वो सब सिखाया हुआ है। तो आप किस तरह से लिखते हो कि कोई भी मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 5p0, तो आप 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई का बटन दबा देंगे और फिर 0 लिख देंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी कि जब कभी भी यहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी तो चाहे यहाँ पर n लिखा हो 5000 लिखा हो वट जो भी वैल्यू लिखी हो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, सिंपल। The number of circular permutation of n elements taken all at a time is equal to। तो सर्कुलर परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 का होल फैक्टोरियल। रो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 का होल फैक्टोरियल, और नेकलेस परमुटेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड राउंड टेबल इज। अब ये राउंड टेबल जो है ये भी सर्कुलर परमुटेशन के केस में आएगा। तो जब ये 7 लड़कियां अगर एक राउंड टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं तो 7-1 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इसका सही आंसर होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं, इसके अगले एमसीक्यूज को देखते हैं। इसके बाद है कि इसके बाद है आपके पास n+1 का होल फैक्टोरियल अपॉन n-1 का होल फैक्टोरियल। या इस फॉर्म में भी आ सकता है या इस फॉर्म में भी। तो अब आपके पास मामला ये है कि आपने ये देखना है, जैसे मैंने आपको क्लासेस में सिखाया है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है या नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो जाहिर सी बात है n+1 बड़ा है n-1 से। तो जो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो भी बड़ी वैल्यू थी उसको आप एक्सपेंड करते हैं। तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, पहले ये n+1 हो जाएगा एज इट इज n+1, और फिर n+1 से छोटा क्या होगा n होगा, क्योंकि 1 माइनस कर देंगे इसमें।
और फिर उससे छोटा क्या होगा n-1। और यहाँ पर आपने ब्रेक लगा देना है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर n-1 होल फैक्टोरियल मौजूद है। तो डिवाइड कराएंगे आप n-1 से ही, ये वाली जो वैल्यू है n-1, n-1 का होल फैक्टोरियल। तो ये n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी बचेगा n इंटू n+1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये n इंटू n+1। अब n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन n+1 है, यही चीज है। अगर इस एमसीक्यूज को देखो और इस एमसीक्यूज को देखो, थोड़ा सा रेसिप्रोकल हुआ है। यहाँ पर n+1 ऊपर है, यहाँ पर n+1 नीचे, यहाँ पर n-1 नीचे, यहाँ पर n-1 ऊपर है। तो अगर यहाँ पर n इंटू n+1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n+1, क्योंकि इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइव थ्री, इसका मतलब ये है कि बेसिकली इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आपका कैलकुलेटर जिंदाबाद, आप इसमें भी रख सकते हैं डायरेक्ट एक साथ ही और आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आपको मेथड तो शो करना नहीं होता। तो सिंपल आप 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ब्रेक करेंगे? वैसे ये तो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, बट आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम ये बात जानते हैं कि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो 2 1 टाइम और 2 2 टाइम और 2 5 10। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर करोगे तो कैलकुलेटर में करने का तरीका ये होगा इसका, कि आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन को आप क्रिएट करेंगे, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। उसके बाद लिखा हुआ ऊपर 5 फैक्टोरियल, तो इधर 5 लिखेंगे, शिफ्ट दबा के डिलीट, शिफ्ट दबा के आपके पास ये x का बटन दबाएंगे तो आपके, सॉरी शिफ्ट नहीं, इसको आपने अल्फा ये दबा, फ्रैक्शन 5 शिफ्ट x फैक्टोरियल बन गया 5 फैक्टोरियल। और नीचे आपने फिर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है आपने 2 फैक्टोरियल एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। तो देखो आंसर कितना आ गया आपके पास? 10। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर 10 आ जाएगा। आप तमाम बच्चे ये जब वीडियो देखें तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने साथ कैलकुलेटर में। मैंने कैलकुलेटर में ही किया है ताकि आपको वो स्टेप क्लियर हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम सेम यही प्रैक्टिस करनी है आपने। अब ऊपर 5 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल के बजाय 2 फैक्टोरियल है दोनों में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिलीट करके 2 फैक्टोरियल लिख देना है। तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 30 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया, सिर्फ एडिट कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है 7 2 2 फैक्टर, तो नीचे सेम है, ऊपर चेंज कर देंगे। 5 की जगह पर 7 कर दे तो आंसर आ गया 1260। तो 1260 ये वाला आंसर। इसके बाद लिखा हुआ है NPR, तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है जनाब। इसके बाद भी MCQ देखते हैं। द वैल्यू 5p3, तो देखें इसका तो सिंपल कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई, 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई और 3 लिख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। तो इसका सही आंसर 60 है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिंपल कैलकुलेटर में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। 5p3 कैसे निकालोगे? 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई और 3 लिख देंगे तो आंसर 60 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 5p2, तो 5p2 करोगे आप तो इधर 5p2 करोगे तो आंसर 20 आ जाएगा। 8p2 तो ऊपर 8 कर दो तो आंसर आ जाएगा 56। तो यहाँ पर 56 कर दो। और वैसे ये जो परमुटेशन होती है इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है। जैसे 5p3 है ना, तो 5 को ये 3 टाइम मतलब 5 से आगे 3 फैक्टर्स तक मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि 5 into 4 into 3, 5 4 20, 23 60।
अब 5p2 है तो 5 के आगे वाले दो फैक्टर यानी कि 5 और उससे छोटा फैक्टर कौन सा हो जाएगा 4, तो 5 4 का कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। 8p2 तो 8 और 8 से छोटा नंबर कौन सा होगा 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 का कितना हो जाएगा 56, तो ये 56 आंसर आ जाएगा। तो ये एक अलग एप्टीट्यूड के लिए होती है, बट कॉलेज लेवल पे जो आपका एग्जामिनेशन होता है बोर्ड का, उसमें कैलकुलेटर अलाउ तो उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात? अगला एमसीक्यूज है आपके पास, हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का होल फैक्टर। अब मुझे बताइए जरा n फैक्टोरियल बड़ा है या n प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है? तो यकीनी तौर पर n प्लस 1 होल फैक्टोरियल बड़ा है n फैक्टोरियल से, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 एज इट इज, और n प्लस 1 से छोटा फिर n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल से कटेगा, बाकी बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये वाला सही आंसर आएगा। n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर ये 1 अपॉन n प्लस 1 है तो इसका आंसर फिर n प्लस 1 होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 13C11, इसका भी वही है, कैलकुलेटर में आप पहले 13 लिखोगे, शिफ्ट दबाओगे, 13 शिफ्ट डिवाइड 13C और आगे क्या लिखा हुआ है 11, तो आप 11 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 78, तो 78 यहाँ पर मौजूद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद आगे की एमसीक्यूज देखते हैं हम, ये प्रैक्टिस वाले हैं एमसीक्यूज कुछ आपके। 11C2 कुछ भी नहीं करना, अपने कैलकुलेटर में 11C2 कर लें, इस 13 की जगह पर आप पहले 11 लिखें और फिर 11 की जगह पर आप 2 लिख दें, तो आपके पास आंसर 55 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। npn, तो npn n फैक्टोरियल के ही इक्वल रहता है। अगर n और r की वैल्यू बराबर हो जाए, व्हेन n इज इक्वल टू r, देन npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से कट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल 4 आंसर आ जाएगा। वरना आप अपने कैलकुलेटर के अंदर भी डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो, 4 शिफ्ट फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये आंसर कुछ यूं आएगा, सिंपल 4 पे आप टिक कर दोगे। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। बाकी मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर होती है, आप ये सब जानते हैं, इसका प्रूफ भी देखे हैं आपने। और इसके बाद np2 इज इक्वल टू 6। अब देखें यहाँ पर इस तरह के एमसीक्यूज जो होते हैं, कुछ एमसीक्यूज के आंसर जो है वो हम अपने ऑप्शन से चेक करते हैं। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो मतलब n की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गए। तो अब आप अपने कैलकुलेटर में क्या करोगे, np2 इज इक्वल टू 6, यानी कि n की क्या वैल्यू हो, r की वैल्यू 2 है, तो जब हम परमुटेशन अप्लाई करें तो आंसर 6 आए। तो आप सिंपल क्या करना, अपने कैलकुलेटर में n की जगह पर पहले 3 पुट कर देना, मतलब 3 शिफ्ट मल्टीप्लाई 3p और 2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर 6 आ गया। इसका मतलब है इसका आंसर 3 है। और अगर 6 ना आ रहा होता तो फिर आप n इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करते हैं, मतलब जो ऑप्शन गिवन होंगे उसी में से आप चेक कर सकते हो। 8c3 प्लस 8c2 इज इक्वल टू, तो सिंपल इसके अंदर भी आप क्या करोगे, अपने कैलकुलेटर के अंदर 8c3 की वैल्यू निकालेंगे प्लस 8c2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 8 शिफ्ट डिवाइड 8c3 प्लस, और फिर आप क्या करेंगे 8 और शिफ्ट डिवाइड c2, तो आंसर कितना आ रहा है, टोटल आपके पास 84 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप अपने पास कॉपी पे लिख लीजिएगा एक साइड पे 84, तो इन दोनों का सम 84 के इक्वल आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, 16c5 चेक करना, 16 डिवाइडेड बाय शिफ्ट डिवाइड 5, तो आंसर आ रहा है 4368, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो सही नहीं है। उसके बाद है 9c3, तो आप 9c3 पे चेक करेंगे,
9C अपने कैलकुलेटर में वर्किंग साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ 84 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे कर इसलिए रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो अब यहाँ पर आपके पास है द नंबर ऑफ वेज ऑफ लेटर वर्ड इक्वेजन इज, तो इक्वेजन के जितने भी वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, वो सबके लेटर जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ हैं, E Q U A T I O N, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल बराबर होता है 40320। आप सिंपल अपने कैलकुलेटर में 8 फैक्टोरियल करेंगे तो 40320 आ जाएगा। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद जो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चलें एक और बात बताता चलूँ, ये तो जो प्रोबेबिलिटी वाले एमसीक्यूज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, लेट सपोज इक्वेजन के बजाय यहाँ पर लिखा होता है स्टैटिस्टिक्स या पैरेललोग्राम लिखा होता या मैथमेटिक्स लिखा होता या ठट्टा लिखा होता वगैरह वगैरह, तो उस सूरत के अंदर टोटल आप काउंट करते हैं जितने भी लेटर होते हैं और डिवाइड करवा देते जो नंबर ऑफ लेटर्स रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे स्टैटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स है, तो एम कितनी दफा आ रहा है या ए कितनी दफा आ रहा है या टी कितनी दफा आ रहा है। तो टी अगर लेट सपोज 2 दफा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे। एस अगर 2 दफा आ रहा है लेट सपोज, तो एस को 2 से डिवाइड, नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी वाले हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।